हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम की मदद से मैं आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ। आज वन डे एट अ टाइम करके मैं 35 साल से ज़्यादा शराब से दूर हूँ। हमारा आज का विषय है पास इट ऑन और उसका आखिरी भाग, आखिरी हिस्सा, 8वां हिस्सा। किसी भी किताब के ऊपर 8 हफ्ते तक सुनना ये आसान बात नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज की तारीख है 11 जनवरी, रात के 10 बजे है। मेरे मुंबई के घर में दादर में बैठ कर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे पास इट ऑन किताब की, चैप्टर 23, पेज नंबर 368। जिनके पास किताब है वो खोल के देख सकते हैं। 8 हिस्सों में सिर्फ पास इट ऑन नहीं, ए कम्स ऑफ एज और डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर। ए शेयरिंग बम्बई, BAMBAI, श्रीधर SHRIDHAR। तो आज का चैप्टर है 23, पेज नंबर 368 और टाइटल है उसका एनीथिंग दैट हेल्प्स अल्कोहलिक्स। ओके। अब हम लोग आखिरी 3 चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये किताब ख़त्म होने को आ रही है। किताब बनाने के लिए कम से कम 5 साल लगे थे, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही उस स्टोरी को इस किताब में डाला है। ये बिल डब्ल्यू की बायोग्राफी है। इसका टाइटल है बिल विल्सन एंड हाउ द ए मैसेज रीच द वर्ल्ड। ओके। तो चैप्टर 23 में 2 हिस्से हैं। एक है बिल्स एक्सपेरिमेंट विथ LSD बट इवेंचुअली सीजेस व्हेन कंट्रोवर्सी स्टर्स विद इन AA। तो 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में बिल डब्ल्यू के LSD, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स, ऐसे उसका केमिकल नेम है, LSD कहते हैं, जिसको हम लोग नारकोटिक्स एनोनिमस मिस में, NA में जो ड्रग्स बोला जाता है, जो सब्सटेंस बोला जाता है, वो ये है। लेकिन हमारे बिल साहब ने इसके बारे में भी क्या क्या किया है हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक अंग्रेज़ी साइकेट्रिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर ऑस्मंड और दूसरे का नाम था डॉक्टर हॉफर। इन लोगों ने ये कहा था कि शराबी और स्किज़ोफ्रेनिक, इनका जो अपोजिशन जो है, एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम जो है, ये जो डिनायल है, उसको ब्रेक करना अल्कोहलिक अपना मेडिकल फ्रैटर्निटी से हो नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग उनको रिलीजन के पास भेज रहे हैं। तो इसका ईगो पंक्चर करने के लिए, ईगो डिफ्लेट करने के लिए, ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ करने के लिए ये 2 डॉक्टर है, इन लोगों ने LSD के एक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और इसमें सैंडोज कंपनी जो थी, फार्मास्यूटिकल की मल्टीनेशनल है सैंडोज कंपनी, उन्होंने एक कोई तो दवा लेके आए थे जो बाद में बंद कर दिया। ऑफ कोर्स उसमें समझ में आया उनको कि अरे ये डेंजरस है, ये इसका खुद का ही एडिक्शन हो रहा है, तो उन्होंने सब बंद कर दिया। तो वो जो दवा थी LSD, सैंडोज की एक दवा आई थी, और जिसमें जैसे हम लोग शराबी को जैसे वो डिलेरियम ट्रेमन्स कहते हैं, आकड़ी आती है कि हाथ पैर झाड़ने लगता है वो इत्यादि, और उसकी वजह से वो बॉटम हिट करता है। तो वो जो बॉटम हिट करता है, जिसकी वजह से बेवड़ा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके कबूल करने को तैयार होता है। जैसे कि मेरी माँ पूछती थी मुझे, कई साल तक पूछती थी मेरी माँ, अबे यार तुमको वो बेवड़ा लोगों ने क्या बताया जो हमने नहीं बताया था। मैंने कहा भाई, उन्होंने मेंटल ऑब्सेशन बताया था मुझे कि मानसिक आसक्ति, दिमाग में पीने का ख्याल नहीं है और अचानक ख्याल आता है मैं जाता हूँ। तो मेरी माँ कहती थी, अबे गधे, तू जब खाना खाने को बैठता था तो तेरी दादी, तेरी माँ मतलब मैं, और मेरी बेटी मतलब तेरी बहन, ऐसे 3 पीढ़ियाँ साथ में बैठ के तेरे को और खाना खिलाते थे। मालूम है तुमको क्यों खाना खिलाते थे हम लोग? खाओ 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 खाओ, क्योंकि हमको भी समझ में आता था कि जब ये ज़्यादा खाना खाया रहेगा तब इसको मेंटल ऑब्सेशन नहीं आता है, और जब कम खाना रहेगा, तेरा हंग्री एंग्री लोनली टायर्ड हमने तो सुना नहीं था भैया, लेकिन हमने तो एक्सपीरियंस से देखा था कि तू जब खाना कम खा के बाहर जाता है तो टाइट होके आता है।
तो मेंटल ऑब्सेशन कब आने की संभावना ज़्यादा है ये हमको समझा था, हम कोशिश भी कर रहे थे। मैंने कहा, उन्होंने मुझे बेवड़े लोग ने एलर्जी बताया, तो बोले हम लोग ये वर्ड्स में हम तेरे को नहीं बता रहे, लेकिन हम तेरे को, तू जब जब चर्चा होती थी तो मैं बोलता था ये मेरा रिश्तेदार है वो पीता है, उसको तुम कुछ नहीं बोलती हो, वो मेरा दोस्त है वो पीता है, उसको कुछ नहीं बोलती। तो मेरी माँ कहती थी, गधे वो जैसे पीते वैसे तू पी। वही तो मेरी प्रॉब्लम थी यार, नॉर्मल अल्कोहलिक, नॉर्मल ड्रिंकर मैं नहीं था, मैं हेवी ड्रिंकर से भी आगे चल के बेवड़ा बन गया था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये समझ में आया कि बेवड़ा लोग ने बोलने के बाद में मेरे को अक्ल आई, घर वालों ने बोल के नहीं आए। तो ये जो डॉक्टर थे डो, ऑसमंड और हॉफर, उन्होंने क्या किया कि बेवड़े को जैसे ए में आने के बाद अक्ल आती है, ए मेंबर ने बोलने के बाद अक्ल आती है, दूसरे की कहानी सुनने के बाद अक्ल आती है, वो कबूल करने लगता है, हाँ मुझे भी तुम्हारे जैसा प्रॉब्लम है। जैसे बिल डी को कहानी बताने गए थे, बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, अपना तीसरा बंदा जो है वो तो बोलता था, अबे तुम लोग क्या मेरे को बताओगे, जिस टाइम हर टाइम मैं हॉस्पिटल में से बाहर निकलता हूँ तो रास्ते में जाके मैं टाइट हो जाता हूँ, तुम क्या मुझे बताने वाले हो। लेकिन जैसे जैसे एक दिन 2 दिन बीत गए, वैसे उसने खुद ने नर्स को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बताया, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। इन लोगों ने मुझे जो आइडिया बताए इससे मुझे समझ में आया। तो वो क्या था, तो हिटिंग द बॉटम था। अब ये हिटिंग द बॉटम जो था उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए ये LSD ये डॉक्टर लोग दे रहे थे। अब बिल साहब तो साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले ही थे, आइंस्टाइन वाले थे, आइंस्टाइन के साथ काम किया, तो वो सब पढ़ते थे क्या चल रहा है, कहाँ दुनिया में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बार 29 अगस्त 1956, 29 अगस्त 1956, इस दिन बिल डब्ल्यू खुद LSD ले लेता है और उसको समझ में आता है कि ये LSD लेने से मेरा ईगो डिफ्लेट हो रहा है। अब ये कितना सच कितना पागलपन मालूम नहीं, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि अरे यार, हिटिंग द बॉटम करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है रेज द बॉटम, बॉटम ऊपर उठाओ, जितना हो गया उतना बहुत हो गया। ये सब करने से अच्छा LSD दे दो, ख़त्म कहानी। 2 दिन में बेवड़ा तुरंत एक्सेप्ट करेगा, हाँ यार मेरी वाट लग गई है, मैं अभी थोड़ी शराब नहीं पी सकता हूँ। और बिल तो बातें करने वाला था, इतना बातें करता था, इतना लोगों के साथ बात करता था कि अक्सर उसके बाद सब कलीग्स कहते थे, उसके दोस्त कहते थे कि अगर तुमको किसी चीज़ को छिपाना है, किसी को नहीं बताना है, तो कृपया आप बिल डब्ल्यू को मत बोलो, क्योंकि जो मोमेंट आप बिल डब्ल्यू को बोलेंगे, बिल डब्ल्यू आखा दुनिया को बोल देगा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ रहेगी ही नहीं। इसीलिए बिल डब्ल्यू बहुत बातें कर रहा था। और इसने क्या किया, ये डिफ्लेशन ऑफ ईगो के लिए LSD बहुत काम करता है। और उसने सब A मेंबर के साथ, ऑफिस में जितने भी लड़कियां थी उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। अब हो गई ना, बिल डब्ल्यू को भी हमने छोड़ा नहीं है भाई कंट्रोवर्सी में, या तो बिल डब्ल्यू खुद ही कंट्रोवर्सी में फंस गया था। तो डॉक्टर जो ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी लिखते हैं कि अरे भाई, इसको हमने बोला था कितनी बार, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं था। As the word of Bill's activities reached the fellowship, there were inevitable repercussions. जैसे जैसे बिल डब्ल्यू की ये जो एक्टिविटी चल रही थी, कहानियाँ चल रही थी, आइडिया चल रही थी, जिसके बारे में फेलोशिप के अंदर, संस्था के अंदर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर सदस्यों को मालूम पड़ने लगा, तब उसके ऊपर चर्चा होना शुरू हो गया। उसके उपरांत आगे इस तरफ उस तरफ। ओके, सो वो बिल, ये किताब में लिखा है पेज नंबर 372 पे पैराग्राफ नंबर 5 में कि मोस्ट एज वेयर वायलेंटली अपोज टू हिज एक्सपेरिमेंट विथ माइंड अल्टरिंग सब्सटेंस। ज़्यादातर सदस्य जो थे उनका कहना ये था कि ये मन में बदलाव लाने के लिए LSD का इस्तेमाल करना ये गलत चीज़ है। बराबर है। LSD वॉज देन टोटली अनफेयर
poorly researched and entirely experimental and Bill was taking it. ओके तो LSD जो ये दवा थी वो अनफेमिलियर थी, लोगों को इतना मालूम नहीं था, उसके ऊपर पूरा रिसर्च नहीं हुआ था और सब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसमें, लेकिन बिल डब्ल्यू खुद ले रहा था और ऑफिस वाली लड़कियों को भी दे रहा था। तो बिल डब्ल्यू के खिलाफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद उसको कहने लगे कि भैया तेरे को जो कुछ करना है ना तू अपने घर जाके कर लेना। लेकिन बिल डब्ल्यू क्या करता था, लेटर हेड था ना उसका, फाउंडर मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, उसके ऊपर लेटर लिखता था और सबको बता देता था ऐसा है वैसा है करके। तो लोगों ने उनको, ट्रस्टी ने समझाया उसको कि अरे भाई बिल, तू जो कर रहा है ना ये फेलोशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो बिल डब्ल्यू कहने लगे कि बिल्स राइट टू लीड हिज ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी बिल डब्ल्यू को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। लेकिन उसके विरुद्ध दूसरी जो लॉबी थी वो कहने लगी कि भैया बिल डब्ल्यू के ज़िंदगी के ऊपर ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अधिकार है। बिल डब्ल्यू दोनों साइड सुन लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है मैं ये सब काम नहीं करूँगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी तुम लोग, मेरा काम हो गया तुम्हारे से, यम ढैन ढैन ढैन, वो जो गोली चलाता है बेवड़ा गुस्सा होने के बाद, वैसा बिल डब्ल्यू ने किया। लेकिन ज़िंदगी तो चलते रहेगी भैया। हाउ टू डिस्चार्ज मैच्योर पेरेंटहुड प्रॉपरली, बिल डब्ल्यू को कुछ दिन के बाद समझ में आया कि भैया मैं जो कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, उसने 400 लोगों के ऊपर ये LSD का एक्सपेरिमेंट किया था। जाने वो बेचारे तो बिल डब्ल्यू बोलता है इसके लिए लेते थे, वो बोलता था मैं खुद ले रहा हूँ ना भैया, ये देखो तुम्हारे सामने मैं ये दवा ले रहा हूँ, तुमको लगता है कि मैं कुछ पागल हो गया हूँ, मेरे ऊपर कुछ असर हो गया है, मैं कुछ नशे में हूँ, ऐसा लगता है तुमको? नहीं ना, तो तुम भी खा के देखो, इसमें मज़ा आता है, इसमें ईगो डिफ्लेट होता है। तो 3-4 साल 400 आदमी के ऊपर प्रयोग करने के बाद में बिल डब्ल्यू को ये अक्ल आती है कि भैया ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की जो संस्था है, फेलोशिप है, इसका मैं बाप हूँ, इसका मैं पेरेंट हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि एक पेरेंट ने, एक माँ बाप ने अपने बच्चे के बारे में कैसे सोचना चाहिए और ठीक तरह से बर्ताव करना चाहिए, ये मुझे सोचना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद में डॉक्टर जैक अलेक्जेंडर उसको बोलते हैं, बिल डब्ल्यू यू कैनॉट एस्केप बीइंग अ बिल डब्ल्यू, तुम बिल डब्ल्यू हो इससे तुम मुक्ति नहीं पाओगे। तो तुम बिल डब्ल्यू हो मतलब तुम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बाप हो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की स्थापना तुमने की है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सब लोग तुम्हारा, जो तुम जो भी बोलेगा उसको बोलता है भाई ये सही है करके। तो ऐसे करके बिल डब्ल्यू को 1959 में बिल डब्ल्यू ने ये LSD का प्रयोग बंद कर दिया और ये कहानी ख़त्म हो गई। चैप्टर 23 ख़त्म। अब जा रहे हैं हम लोग चैप्टर 24, 24वां प्रकरण, पेज नंबर 378 to 391, 13 पेजेस है इसके अंदर। अब पहला चीज़ है तो वॉल स्ट्रीट। बिल डब्ल्यू साहब एक ज़माने में वॉल स्ट्रीट में बहुत पैसा कमाए हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआत होने के बाद में उनको टाइम ही नहीं मिला। लोग उनको कहते थे ना रे बाबा तू जाना मत, शेयर मार्केट में तू गए तो इधर ये का काम कौन करेगा, ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो तू ही कर सकता है। तो इसीलिए बिल डब्ल्यू 1960 में अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का डे टू डे वर्क जो था उससे मुक्त हो गया। 1955 में तो ए कम्स ऑफ एज लिखा और 1960 में उसने बोला, उसका एकदम फेवरेट चीज़ क्या था मालूम है? अपना बातें करने का, ऑफिस के टेबल में पैर रखने का, टेबल के ऊपर पैर रखने का, कुर्सी के ऊपर नहीं, टेबल के ऊपर पैर रखने का। जैसे हम लोग अमिताभ बच्चन को देखते हैं टेबल के ऊपर पैर रखा हुआ, मुंह में सिगरेट, उसका सिगरेट का ऐश, सिगरेट या सिगार जो रहेगी वो, उसका ऐश जो है था उसका कपड़े के ऊपर गिरा हुआ रहता था और बाकी लोग उसके आजू बाजू में बैठ के सुनते थे। तो उसके दिमाग में नए सिरे से एक 1960 में आइडिया आते, अबे यार अभी सब लोग तो काम धंधा करते, इतने साल मेरे को काम धंधा इन लोगों ने 1935 से लेकर 60 तक मेरे को काम धंधा करने नहीं दिया। इन लोगों ने बोला अरे तू नहीं करेगा तो कौन करेगा यार। तो बोलता है मुझे अभी कुछ काम करना मांगता है, और उसको तो एक ही काम आता था, शेयर मार्केट।
तो 1960 में वो वॉल स्ट्रीट में जाता है वापस, जहाँ शेयर मार्केट है, जैसे बॉम्बे में है अपना ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे वॉल स्ट्रीट में है। वो जो बैल है ना, मुझे कल ही कोई तो ए मेंबर बोल रहा था उधर बैल का स्क्रोटम सैक को हाथ लगाने के बाद पुण्य मिलता है या अपने को ज़्यादा पैसा मिलता है, इसके लिए लेडी जेंट सब लाइन में खड़ा रह के जो बुल रहता है शेयर मार्केट के बाहर, उसके नीचे हाथ लगाते हैं। तो ये बिल डब्ल्यू जो है वो वॉल स्ट्रीट पे जाते हैं। उसका जो ओरिजिनल ओनर था हिश हॉर्न, HIRSHHORN, उसको मिलता है। अच्छा, ये हिश हॉर्न की और एक कहानी है। कुछ साल पहले ये हिश हॉर्न बिल डब्ल्यू को एक जगह पे एयरपोर्ट पे मिलता है। अच्छा, अब ये इसका मालिक होने की वजह से इसको इसका शराब पीना सब अच्छी तरह से मालूम था। तो एयरपोर्ट में सामने एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है। इस ऐसे टाइम पे ये हिश हॉर्न जो है ये बिल डब्ल्यू को मिलता है, और इतनी जल्दी में होने के बावजूद वो बिल डब्ल्यू को क्या बोलता है, अरे बिल, तेरी शराब बंद करने के लिए अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की संस्था शुरू हो गई है, तू वहाँ जाना और तेरी शराब बंद करना। अब वो बंदे को मालूम ही नहीं था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फाउंडर मेंबर ही बिल डब्ल्यू था। लेकिन देखो कि दुनिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में लोगों का क्या ख्यालात थे, कैसे उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस मिल गया, ये हमको देखना था। तो 30 साल के बाद में वापस मिलते हैं और बिल डब्ल्यू को बोलते कि तू साला, तेरी औकात ए में जाने की तेरी औकात थी, और वो फ़्लाइट पकड़ता है। लेकिन बाद में फिर ये वॉल स्ट्रीट में थोड़ा बहुत धंधा करने लगता है, उसकी मदद से वो रिसर्च करता है। उसका रिसर्च तो स्पेशलाइजेशन है। हमने पहले देखा था कि बिल डब्ल्यू और लुइस गाड़ी में बैठ के कंपनियां जहाँ रहती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ रहते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ जाके अंदर जाके क्या क्या चल रहा है, क्या नया चलने वाला है, ये सब देखते हैं। तो ये रिसर्च करते हैं। अच्छा, उसकी माँ जो थी वो माँ को बोलता है फलाना फलाना कंपनी में पैसा डालो, फ़ायदा होगा। माँ बेचारी उसके ऊपर भरोसा करती थी, अपना लड़का अच्छा है, अपने को सब आता है, इसके लिए भरोसा करती थी। और सही में कुछ पैसे डाले थे उसने, कुछ डॉलर्स डाले थे, उसके कई साल के बाद में $1,00,000 हो गए। तो माँ को जो टिप दिया था शेयर मार्केट का, उसकी वजह से माँ को तो बहुत फ़ायदा हो। लेकिन एक दोस्त था, उसको कोई कंपनी बोला था, टिप दिया था, वो खड्डे में गई। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि वो बंदा बोलता है कि बिल डब्ल्यू ने मेरा जितना लॉस हुआ था वो अपनी जेब से पैसा डाल के करके दिया मेरे को। तो फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये स्पेक्यूलेशन जो है, मटका लगाने वाला धंधा जो है, 10 या 20 ऐसा जो जहाँ भी चलता है वहाँ बेवड़ा फंसने की संभावना होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने में, पैसा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूचुअल फंड में पैसा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब 11 बजे 9:30 बजे जाके लगाने का और 2:30 बजे जाके बेच देने का, ये जो धंधा शेयर, मेरे को भी समझ में नहीं आता है भाई। नहीं तो तुम बोलेगा शेयर मार्केट का श्रीधर भी एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है, अपने को भी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझता है। इसके लिए अपन म्यूचुअल फंड में डालता है, शेयर मार्केट में से भाग गया, मेरा क्या बोलता है उसका, क्या डीमैट अकाउंट था, वो भी मैंने बंद कर दिया। तो बिल डब्ल्यू जो है वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट था। और अक्सर लोगों को, ए मेंबर को कहा जाता है कि डेली ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि उस पर स्पेक्यूलेशन है, उसमें जुआ खेलने जैसा है, उसमें आंकड़ा लगाना पड़ता है, उसमें मटका लगाने जैसा है। तो वो तुम करने जाओगे तो तुम फंसोगे, क्योंकि अपना स्वभाव ऐसा है कि साला एक दिन सब चड्डी उतार के भी लगा देगा, बोला अभी नंगा रहेगा लेकिन इसका सब करने दो। तो बिल डब्ल्यू वॉल स्ट्रीट में जाके फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन करने लगता है। इसी दरमियान और एक प्रयोग जो था जिसको कहा जाता है एनर्जी कन्वर्शन, मतलब हीट को इलेक्ट्रिसिटी करने का, ये सब जो एक्सपेरिमेंट था। बिल डब्ल्यू तो उसके आइंस्टाइन के इसमें ही काम किया था ना, लैब में काम किया है, तो उसमें भी उसने क्या क्या रिसर्च करने की कोशिश की। और दुनिया में जो 10 साल के बाद होने वाला था उसकी आइडिया बिल डब्ल्यू ने, ये हीट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाना, इसमें कोशिश कर रहे थे। अच्छा, और एक हिस्सा ये चैप्टर में है, 24 नंबर के चैप्टर में, उसको कहा गया है कार्ल युंग कॉरस्पॉन्डेंस की। जैसे कि कल हाँ मैंने वो जो वीडियो डाला था ना कि 10 जून की कहानी,
उसमें मैंने कालयुग का उल्लेख किया था। तो दरअसल रोलैंड एच नाम का जो बिजनेसमैन था अमेरिका से, वो डॉक्टर कालयुग के पास यूरोप में गया था। डॉक्टर कालयुग सबसे बड़े डॉक्टर थे, तो उनके आगे कोई बात ही नहीं करता था, इतने बड़े डॉक्टर थे। तो कालयुग के पास रोलैंड एच गया, 1 साल दवा लिया, एक साथ उनके साथ रहा, उसके पास से सब समझ के लिया। और डॉक्टर बोला अभी जाओ, मैंने तुमको मन कैसे काम करता है ये सब समझाया है। जाता है बेचारा बंदा, अमेरिका जाता है वापस, और अमेरिका जाके वापस शराब पीता है, फिर डॉक्टर के पास आता है, मैं क्यों पिया मेरे को बता। तो डॉक्टर कालयुग उसको बोलते हैं कि देख भाई, तेरे को मैं कैसे होता है क्या होता है ये सब अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तेरे को बताने की कोशिश करूंगा मैं कि मैं तेरे अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बदलाव मैं अपनी दवा से नहीं ला पाया। इसीलिए तुमको अब क्या करना चाहिए, तेरा क्रेविंग फॉर अल्कोहल, तेरा ऑब्सेशन जाने के लिए तुमको यूनियन विद गॉड, भगवान से हाथ मिलाना चाहिए, भगवान के साथ दोस्ती करना चाहिए, भगवान से एकरूप होना चाहिए। और ये करने के लिए तुमको स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, मतलब अल्कोहल को लैटिन में स्पिरिटस बोलते हैं, और रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है उसको भी स्पिरिट बोलते हैं। तो बाद में बिल डब्ल्यू ने 23 जनवरी 1961, 23 जनवरी 1961, बिल डब्ल्यू डॉक्टर कालयुग का जो फाउंडेशन है उसमें कालयुग को लेटर लिखता है कि अरे भाई, तुमको ये सब मालूम था, कन्वर्शन होना ज़रूरी है, हिटिंग द बॉटम होना ज़रूरी है, तो फिर तुमने तुम्हारे पेशेंट को क्यों नहीं बताया, या तुम्हारे आजू बाजू में डॉक्टर क्यों थे जो थे उनको क्यों नहीं बताया। तब उसने बताया, लेटर लिखा है वापस, बिल डब्ल्यू को वापस उल्टा लेटर लिखा है कि अरे भाई, अगर मैं उस समय ऐसा कुछ बोलता था तो मेरे जो साथीदार लोग थे, डॉक्टर लोग थे, वही मेरे को पीटते थे। वो बोलते थे इसका सठिया गया है, इसको कुछ भी बकबक करते रहता है, अपने धंधे के बारे में वाट लगाता है। तो इसीलिए मैं चुप बैठा। मैं ऐसा नहीं बोला कि अल्कोहलिज्म के ऊपर हमारे पास कोई दवा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका इलाज एक ही है, भगवान की शरण में जाओ, धर्म का, रिलीजन का आचरण करो, या फिर जैसे कि स्पिरिटम कॉन्ट्रा स्पिरिटम, स्पिरिट के पास जाओ, रिलीजियस एक्सपीरियंस की जाओ। और डॉक्टर कालयुग बोलता है कि अरे तुम्हारा 12 स्टेप यही तो कहता है। क्या 12 स्टेप कहता है? मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, भगवान ने मुझे किस लिए बचाया। ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो फिलॉसफी है वही कालयुग ने रोलैंड एच को अलग तरीके से बताई थी। उसको बोला था कि आई वॉज ट्राइंग टू हैव सम कन्वर्शन एक्सपीरियंस, मैं तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई हैव फेल्ड, तो मेरी दवा कुछ काम नहीं कर रही है, अब तुम जाओ धर्म के पास। और फिर रोलैंड एच जाता है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में है, उसको मैसेज देता है, वो शेप और कोबरा को, शेप और कोबरा मैसेज देते हैं एबी थैचर को। एबी थैचर सोबर होने के बाद बिल डब्ल्यू को मिलता है, उसको वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस किताब देता है पढ़ने को। उसमें बेवड़ा लोग जो धर्म के आधार पर रहे उनकी शराब कैसे बंद हो गई उसके बारे में एक चैप्टर था। तो ये सब रोलैंड एच, डॉक्टर कालयुग, वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, ये सब सुन के बिल डब्ल्यू डॉक्टर सिल्कवर्थ के हॉस्पिटल में, चार्ल्स टाउन्स हॉस्पिटल में जाता है, और उसको वहाँ पे डॉक्टर बोलता है लुइस मैडम को कि भाई इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, या तो ये पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। इसीलिए बिल डब्ल्यू की हवा टाइट हो जाती है और बिल डब्ल्यू भगवान को प्रार्थना करने के लिए तैयार होता है। जैसे चर्च में जाके दोनों घुटने टेकते हैं, वैसे उसने अपना हॉस्पिटल का बेड से नीचे उतर के ज़मीन पर बैठ के, फर्श पर बैठ के ज़ोर से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान अगर तू है तो मुझे तेरा अस्तित्व दिखा। और फिर उसको प्रकाश दिखाई दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब कहानी हमने 10 जून को सुनी रहेगी। तो कालयुग का इसके साथ में जो ये हुआ है, कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है, उसमें ये सब आया। इसी दरमियान और एक दुर्घटना हुई थी, वो ये थी कि बिल डब्ल्यू की जो माँ थी वो गुज़र गई। तो बिल डब्ल्यू को अपने माँ से बहुत लगाव था, पिताजी से भी लगाव था। पहले पिताजी गुज़र गए, अब माँ गुज़र गई, और बिल डब्ल्यू ने और एक नया भूत आया बिल डब्ल्यू के दिमाग में, वो था नियासिन अमाइड। नियासिन अमाइड मतलब B3 नियासिड। तो ऑफिस मत लिया, ऑफिस की जो लड़कियां थी उनको भी दे देता था,
फिर ए मीटिंग में चर्चा होती थी। बिल डब्ल्यू के दिमाग में मसीहा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग आज बोलते कि इसको बिल डब्ल्यू बनना है, वैसे बिल डब्ल्यू को मसीहा बनने की खुजली थी। इसी दरमियान उसको ट्रस्टी ने बोला कि ऑफिस का लेटर हेड के ऊपर ये सब लिखने का नहीं, तुमको जो करना है तुम तुम्हारी हिम्मत पे करो। तो फिर बिल डब्ल्यू ने सब बंद कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बिल डब्ल्यू ने भी ट्रस्टी की सुनी, बिल डब्ल्यू ने भी ग्रुप कॉन्शियंस की सुनी, बिल डब्ल्यू ने भी बाकी ए मेंबर्स की सुनी। तो यहाँ चैप्टर 24 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं आखिरी चैप्टर, दैट इज़ 25। आप लोग मुझे 8 बार एक पासिट ऑन के लिए सुन रहे हैं, आप भी तंग आए रहेंगे। एक तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ये बम्बैया वाली हिंदी है, कभी कभी मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आता है तो मैं मराठी वर्ड या अंग्रेज़ी वर्ड डाल देता हूँ। तो प्रकरण 25, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है ट्रस्टी का रेशो, दूसरा है बिल डब्ल्यू की तबीयत, और तीसरा है बिल डब्ल्यू की मृत्यु। अब बिल डब्ल्यू का ट्रस्टी का ये जो प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या था, जब बिल डब्ल्यू ने पहली बार फाउंडेशन ऑफिस चालू किया था तो हेनरी के साथ मिलके उसने जब ये शुरू किया था फाउंडेशन ऑफिस, तब उसमें बेवड़ा ट्रस्टी कम थे और नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी ज़्यादा थे। तो तब ये संभावना लग रही थी कि भाई हम लोग बेवड़ा लोग हैं, हम लोग संस्था की वाट लगाए, तो इसको हमको चुपचाप बिठाने के लिए इनकी मेजॉरिटी रखो। तो अब बिल डब्ल्यू कहने लगा कि अभी 25-30 साल हो गए, हमको अक्ल आ गई है, तो अभी नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए अल्कोहलिक ट्रस्टी की। इसीलिए बिल डब्ल्यू ये सब ट्रस्टी लोग को बोलता है। अब जिसके हाथ में सत्ता रहेगी वो सत्ता छोड़ने को थोड़ी तैयार होता है यार। तो ट्रस्टी ने कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट द आइडिया, हम लोग तू जो बोलता है वो हमको बराबर है, वी एग्री विथ इट, हम उसके साथ सहमत है, लेकिन तुम जिस तरीके से बोल रहा है कि ये माइनॉरिटी में होना चाहिए, इनको अक्ल नहीं, ये बेवड़ा लोग की संस्था है, ये बेवड़ा ही करेगा, ऐसा है वैसा है, ये तुम्हारी भाषा जो है ये हमको विरोध है। द वे ही वॉज गोइंग अबाउट इट, दैट वॉज बीइंग अपोज बाय द ट्रस्टी। लेकिन अल्टीमेटली 1967 इसमें बिल डब्ल्यू जो कहता है उसके लिए बाकी के ट्रस्टी तैयार हो गए, और उसके बाद में जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क में उस वक्त 1967 से 7 रहेंगे नॉन अल्कोहलिक, ओके, ए क्लास ट्रस्टी और बी क्लास ट्रस्टी बोला जाता है जीएसओ की लैंग्वेज में, और 14 रहेंगे अल्कोहलिक ट्रस्टी। तो ये पहली बार ट्रस्टी का रेशो जो था, उसका कहना था कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहलिक ट्रस्टी ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है मैच्योर्ड फेलोशिप, चाइल्डिशनेस और फियरफुल व्यू जो पहले वो हमने लिया था 1935 में। हमको डर था कि अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो बेवड़ा लोग सब मिल के इसकी बाट लगा देंगे, इसीलिए नॉन अल्कोहलिक ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आज हमारी संस्था जो है उसको 25-30 साल हुए हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए नॉन अल्कोहलिक की मेजॉरिटी छोड़ के अल्कोहलिक की मेजॉरिटी शुरू कर दी। अब दूसरा हिस्सा है इसी चैप्टर में, बिल की तबीयत। एक तो चीज़ ये थी कि बिल डब्ल्यू सिगरेट बंद नहीं कर पाया। 1965 साल जब आया तब बिल डब्ल्यू 70 साल का हो गया था, और वो अभी समझ में ही नहीं आता, बुढ़ा साल ऊपर चढ़ता है, इसके ऊपर टेरेस के ऊपर चढ़ता है, छप्पर पे चढ़ता है, गिरते गिरते बच गया एक बार, तो उसको अब उसको इतना बूढ़ा आदमी को समझाएगा कौन यार। तो उसको जब भी सिगरेट पीने की वजह से हमको मालूम है रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम तो होने वाली है, तो उसको सांस फूलती थी, उसको फिर उसको इन्हेलेटर लगाना पड़ता था। तो ऐसा ही 1970 में हुआ कि वो बोलते बोलते अचानक बंद हो गया। बोलते बोलते बिल डब्ल्यू कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि बोलना ये बिल डब्ल्यू का फेवरेट चीज़ थी, बराबर है। बिल डब्ल्यू को बहुत अच्छा लगता था, वो बोलने के लिए शुरू हो गया तो बस 2-2 ढाई-ढाई घंटे बोलते रहता था। लेकिन 4 जुलाई 1970 अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीएसओ का कन्वेंशन था, मियामी नाम का जो अमेरिका के शहर है उसमें। तो बिल डब्ल्यू को हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से उसको लेके आते हैं और उसको मियामी कन्वेंशन में लेके आते हैं 4 जुलाई 70। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल डब्ल्यू सिर्फ 4 मिनट बोल पाता है, उससे ज़्यादा वो बोल नहीं पाता है, उसको वापस
लेके जाते हैं। तो ऐसे में ही जब उसकी 53rd वेडिंग एनिवर्सरी थी तब बिल डब्ल्यू को देहांत हो गया। बिल डब्ल्यू की मृत्यु हुई 24 जनवरी 1971, 24 जनवरी 1971। बिल डब्ल्यू की और लुइस की 53rd वेडिंग एनिवर्सरी थी। 53वीं शादी होकर 53 साल हुए और हवाई जहाज़ से उसको मियामी लेके गए थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, क्रिश्चियन लोगों में मरने के बाद उसके ऊपर एक पार्टी लगाई जाती है, उसमें क्या क्या लिखाया जाता है। तो आपको शायद याद आता रहेगा कि डॉक्टर बॉब के ऊपर भी, थड़गे के ऊपर सिमेट्री में लिखने की बच्चे ये सब ए मेंबर ने बोला था कि हम लोग उधर लिखेंगे एक फाउंडर मेंबर। वैसा बिल डब्ल्यू के ऊपर भी, थड़गे के ऊपर भी जो उसका सिमेट्री है उसमें कहीं भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नामो निशान नहीं है। खाली उसका बिल विल्सन पूरा जो नाम है वो लिखा हुआ है, कब पैदा हुआ और कब मर गया ये इतना वो लिखा हुआ है। जैसे आम आदमी का ये होता है वैसे ही वहाँ पर है। तो यहाँ 25वां चैप्टर ख़त्म होता है। 25 चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आफ्टरवर्ड्स करके और एक पेज है, और आफ्टरवर्ड्स का पेज में उन्होंने लिखा हुआ है। आगे क्या हुआ फिर? आगे ये हुआ कि 26 जनवरी बिल डब्ल्यू की ओबिचरी आई न्यूयॉर्क का पेपर में। द ट्रेडिशन मेक्स नो रेफरेंस टू पोस्ट्यूमस एनोनिमिटी। अब ये सवाल ये हुआ कि मरने के बाद एनोनिमिटी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ट्रेडिशन में कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बिल डब्ल्यू मरने के बाद उसकी जो ऑबिचुरी आई उसमें उसका पूरा नाम वगैरह, पूरा फ़ोटो वगैरह सब आया था। और स्टेपिंग स्टोन्स जो उसकी घर है जहाँ आज भी लोग जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, वहाँ पे एक प्राइवेट मेमोरियल सर्विस हुई थी जिसमें सेंट फ्रांसिस की प्रेयर बिल डब्ल्यू की जो अच्छी लगती थी उसके बारे में रिसाइटेशन किया गया था। लॉर्ड मेक मी द चैनल ऑफ दाई पीस ये बोला गया था। और बिल डब्ल्यू की जो जहाँ पे उसको दफन किया है उसके ऊपर लिखा हुआ है विलियम जी विल्सन 1895 to 1971, और देयर इज़ अ फुटनोट दैट रीड्स वर्माउंट 2D LT BRY C66, ये उसका घर का ये है। और वर्ल्ड वॉर 1 नवंबर 26 1895 to January 24 1970, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये आफ्टरवर्ड्स नाम का 2 पेजेस है उसमें लिखा है। उसके बाद में और एक पेज इसमें है, पेज नंबर 407, जिसमें सिग्निफिकेंट डेट्स मतलब सनावली जिसको बोलते हैं कब क्या हुआ। तो 1895 26 नवंबर को बिल डब्ल्यू का जन्म हुआ और 24 जनवरी 1971 को बिल डब्ल्यू मर गया। और 5 अक्टूबर 1988 मतलब बिल डब्ल्यू मरने के बाद 17 साल के बाद में लुइस मैडम का देहांत तो हुआ था। इसमें सब जो है 1929 में जो क्रैश हुआ था, शेयर मार्केट की वाट लग गई थी, वो कौन से तारीख में हुई। बिल डब्ल्यू फर्स्ट टाइम चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में जाता है 1933, और बिल डब्ल्यू की शराब बंद होती है। यह सब बिल डब्ल्यू का आखिरी दारू पीता है वो था 11 दिसंबर 1934, 11 दिसंबर 1934, और कुछ 18 दिसंबर का उसका डिस्चार्ज हुआ है। मतलब जो फ्लैश हुआ था बिल डब्ल्यू को वो 11 दिसंबर 1934 को हुआ था। तो ये एक पेज है सिग्निफिकेंट डेट्स का। उसके बाद में और एक पेज में 12 कदम लिखे हुए, उसके बाद में 12 परंपराएं लिखी थी, उसके बाद में सोर्सेस लिखे हैं। मतलब इसके अंदर जो कहानी लिखी हुई है उसका पेज नंबर, उसका लाइन नंबर और वो कहाँ से लिया, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं या ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ये 5-6 पेजेस है। उसके बाद में इसमें इंडेक्स है, और इंडेक्स के बाद में और एक चीज़ है वो भी बताता हूँ आपको, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये किताब में क्या है भाई। इंडेक्स ख़त्म होने के बाद में ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो कवर पेज है उसका, कवर पेज का अंदर और बाहर उसमें सब लिखा हुआ है, एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा हुआ है। उसमें एक मज़ेदार बात ये भी है कि ये जो किताब टाइप करने वाला बंदा था ना, वो अल्कोहलिक नहीं था, वो नॉन अल्कोहलिक था। उसने कुछ सुना नहीं था बिल डब्ल्यू के बारे में पहले कभी। तो वो टाइप करते करते गया तो उसने अचानक पूछ लिया कि भाई ये बंदे ने जो कुछ किया ज़िंदगी में वो सब अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए किया है, खुद के लिए क्या किया है। तो ये बात तो सही है भैया,
ना तो उसका घर हो गया, ना तो उसके बाल बच्चे हो गए, ना तो उसने अपनी बीवी को आराम से रखा, ना तो काम धंधा करके बहुत पैसा कमाया। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बिल डब्ल्यू ने जो कुछ किया है उसका हम लोग कुछ देना चाहिए, वापस देना चाहिए। और वापस देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया? तो हमको पास इट ऑन करना पड़ेगा। इस किताब का नाम है पास इट ऑन। जो हमको मिला है वो दूसरों को देने के लिए कोशिश करते हैं। द स्टोरी ऑफ बिल विल्सन एंड हाउ द ए मैसेज रीच द वर्ल्ड। बिल विल्सन की कहानी और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश पूरे दुनिया में कैसे गया, इसके बारे में ये किताब लिखी गई है। 1984 को ये किताब की पहली एडिशन है। मेरे पास जो है वो 6th एडिशन है 1990। अब ये किताब जो है जिसके बारे में मैंने अभी शेयरिंग किया, इसके बारे में पहले भी मैंने शेयरिंग किया है। कब किया है बताता हूँ आपको भैया। ये मेरे पास जो नोटेशंस है इसके, ये मैंने लिखे हैं 2 सितंबर 1999। थाना में, मुंबई के नज़दीक थाना सिटी है, उसमें रिवाइवर करके ग्रुप है, उसमें अनिल एम करके एक मेंबर है, उन्होंने मुझे ये मौका दिया था। तो वहाँ भी 6 हफ्ते या 8 हफ्ते ही है। 8 हफ्ते मैं हर हफ्ते जाके आधा घंटा पौना घंटा जो भी मिलता था, हर गुरुवार को 8:30 से 9 बजे तक मैं ये शेयरिंग करता हूँ। तो 2 सितंबर 1999 से मैंने चालू किया था। तभी रिकॉर्डिंग कुछ नहीं किया था। लेकिन बाद में मैंने एक हमारे विजय करके सभासद थे, सभासद है मतलब, वो अभी पैरालिसिस हो गया उसको। उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो ये कहानी मालूम नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं बताता हूँ ना आपको। तो रेनॉल्ड्स करके, मैं वडाला में रहता था तभी मुंबई में, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए शेयरिंग करूँगा, लेकिन मैं काम धंधा करके मैं लेट आऊँगा, तो मैं 7:30 बजे से मीटिंग में आऊँगा कि नहीं आऊँगा मालूम नहीं। तभी मैं सिद्धार्थ बाजू में कॉलेज था, अंबेडकर कॉलेज, लॉ कॉलेज, उसका मैं प्रिंसिपल था। तो मुझे एनोनिमिटी देखना पड़ता था, क्योंकि एक दिन मैं और मेरा क्लार्क और प्यून सब लोग कहीं तो बैंक में वगैरह जा रहे थे। तो एक स्लिप मेंबर था, पीछे से आके ये श्रीधर बेवड़ा अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया, हमको मालूम है, ऐसा वो पीछे चल रहा था मेरे पीछे। मुझे मालूम था, मैंने पहचाना था उसको। तो मेरा प्यून बोलता था 2 झापड़ मारो क्या हो क्या सर इसको। तो मैं बोला चुप बैठ, पीएल आदमी ऐसा ही करता है। तो मेरे को एनोनिमिटी देखना पड़ता था, कॉन्फिडेंशियलिटी देखना पड़ता था, इसके लिए मैं कम मीटिंग करता। लेकिन ये बंदे के लिए मैंने वापस 19 मार्च 2014 मतलब ये 15 साल के बाद में मैंने वापस ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको पढ़ के, वैसे ही 8 हफ्ते मैंने ये ग्रुप जो है रेनॉल्ड्स ग्रुप वडाला का। अच्छा, उसमें और एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि एक विलास करके मेंबर था, अभी वो सोबर है लेकिन ये में नहीं आता है, रेगुलर मीटिंग में नहीं आता है। उस बंदे ने, तभी उसके पास भाड़ी वाला मोबाइल था 2014 में, तो उसने रिकॉर्डिंग किया था। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग उसने कुछ एक हिस्से की रिकॉर्डिंग किया था, वो उसके हाथ से कुछ तो डिलीट हो गया। तो मेरे घर पे आके मेरे को बोला तुमको वापस शेयरिंग करना मांगता है, और मेरे घर पे बैठ के उसने मेरे को शेयरिंग करवाया और वो रिकॉर्ड किया। तो वो 8 हिस्से जो थे वो मैंने मराठी की यूट्यूब चैनल जो है ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर, उसमें चढ़ाए हैं 8 हिस्से। और अब जो मैंने ये शुरू किया था तो 25 दिसंबर 2024 जो नागपुर का सुगत भाई है, उन्होंने मुझे ये मौका दिया था और शेयरिंग करने का था। तो 6 हफ्ते मैं उनके साथ किया। फिर मैं LLM के लेक्चर्स लेता हूँ, इसके लिए मुझे वो बंद करना पड़ा बीच में। और फिर अभी 2 हफ्ते बच गए हैं, वो मैंने रिकॉर्डिंग किए हैं। और आप सब लोगों को वापस वही रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और क्या बेल आइकॉन घंटी बजाओ तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। शेयरिंग करो ज़्यादा करके। 5 साल के अंदर जो बंदे हैं ना सोबर, 5 साल से कम सोबर, मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता है 5 साल होने के बाद में अगर तुमने प्रोग्राम नहीं लिया रहेगा तो तुमको प्रोग्राम लेने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है। तब तक अहंकार बढ़ जाता है, कोई ज़रूरत नहीं लगती है, सर्विस में बंदा रहता है तो फिर वो सर्विस कहते रहता है, ऐसा वैसा।
तो जो लोग आज 5 साल से कम शराब से दूर है, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भैया स्पॉन्सर ले लो, भैया चौथा 5वां कदम ले लो, 9वां कदम ले लो, 11वां कदम करने की कोशिश करो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर पढ़ो। एकदम जो अच्छा, कई लोग बोलते हैं हमको पढ़ने को शुरू करेंगे तो नींद आती है, तो मेरा स्पॉन्सर बोलता है अरे यार कितने लोगों को गोलियां खानी पड़ती है नींद आने के लिए, तुमको क्या किताब खाली रखेगा खोलेगा किताब तो नींद आती है। कितनी अच्छी बात है, आज नहीं कल कभी न कभी तो तुमको लगेगा इसको पढ़ना चाहिए। हम लोग जो सुन रहे हैं इसमें से जो लोग हैं ये पास इट ऑन खरीद सकते हैं क्या, 400-500-600 रुपये कीमत रहेगी मुझे मालूम नहीं, वो पढ़ निकाल लो। थोड़ा बहुत तो पढ़ो ना भैया। अपने बाप दादे के फ़ोटो लगाते हैं ना, मूछ वाले तलवार वाले, ये हमारे दादाजी परदादाजी खानदान वाले, तो ये तो हमारा खानदान का बाप है ना भैया, सबका परदादा है ना, तो इसकी कहानी तो हमको पढ़ना चाहिए। अब समझ में आता है कि जो टाइप करने वाला बंदा था वो बोल रहा है कि बिल डब्ल्यू ने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमको अपने आप को एक झपड़ मारना चाहिए आईने में देख के कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। मेरी ज़िंदगी में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, सोबर हो गया और फिर मैं पैसे के पीछे पड़ा, अपने आप के लिए ये सुख चाहिए वो सुख चाहिए, तो कभी ना कभी हमको दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे ये तीसरी चौथी बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पास इट ऑन शेयर करने का मौका मिला, उसी बहाने मुझे वापस पढ़ना पड़ा। अच्छा, ये शेयरिंग करना है तो बंधन आते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी मैं आइसक्रीम या ठंडा कुछ खाता हूँ तो मेरा गला खसक जाता है, गला बैठ जाता है। तो मेरे को शेयरिंग करना रहेगा तो मेरे को 2-3 दिन पहले ये परहेज़ करना पड़ता है, नहीं भाई ठंडा नहीं खाने का, चुप बैठो। तो ये इतना आसान नहीं है सेवा करना या डेडिकेशन करना। अच्छा, इसमें भी ठीक है। हाँ, अभी फ़ोन करके कुछ लोग बोलते हैं अरे यार कैसे क्या तू बात करता है, तो मैंने कहा भैया ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिल डब्ल्यू अपना करके लेता है, इसमें मेरा क्या, इसमें कुछ भी नहीं है मेरा। मैंने श्रीधर ने बोला है, ऐसा कुछ भी किसी को बोलने का नहीं। श्रीधर ने बोला है कि बिल डब्ल्यू ऐसा बोलता है, पास इट ऑन में ऐसा लिखा है, मैंने सुना है। तो कभी भी मुझे रेफ़र नहीं करना है, मुझे उद्धृत नहीं करना है तो बिल डब्ल्यू को करना है, पास इट ऑन को करना है। बिल डब्ल्यू ने जितना लिटरेचर लिखा है उसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। तो फिर से एक बार ये मुलाकात, अपनी 8 हफ्ते चलने वाली मुलाकात पास इट ऑन के 8 हफ्ते मैंने किए। भगवान का आभार मानता हूँ, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि जब तक बचूँगा तब तक अच्छी बात करने के लिए मुझे ज़िंदा रख भाई, और मुझे जो अक्ल है अंग्रेज़ी पढ़ के मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। एक किताब का ट्रांसलेशन होगा ना, आज कल परसों कभी न कभी तो होगा, लेकिन अक्खा किताब पढ़ने से अच्छा हमको सुनने में मज़ा आता है। तो कान में डालेगा, बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि हम तो डायरेक्ट टीवी में लगाते हैं, हम तो घर वालों को भी सुनाते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम सब 4 दोस्त साथ में मिल के जाते हैं, मेंबर, तब हम लोग सुनते हैं गाड़ी में। तो भैया तुमको कैसे सुनना है कैसे भी सुनो, लेकिन आज मैं हूँ कल मैं नहीं रहूँगा। लेकिन ये जो पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है वीडियो, इसको तुम आगे करते जाओ, हर नए बंदे को ये लिंक भेजो पास इट ऑन की, ताकि उसको समझ में आए कि मेरे दादा परदादा ने, बिल डब्ल्यू ने मेरे लिए क्या क्या किया है, इसीलिए आज मैं ये जिंदा हूँ। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैनॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। आपके अगर कुछ सुझाव है, किसी विषय के ऊपर आपको शेयरिंग चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स है, तो आप मुझे इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। sridharm25@gmail.com, SHREEDHARM25@gmail.com, इसके ऊपर कर सकते हो, या तो फिर GSO को फ़ोन करके मेरा फ़ोन नंबर ले लो, व्हाट्सअप पे लिखो, ठीक है। और क्या चाहिए मेरी तरफ से मैं करने को तैयार हूँ, तो आप मुझे बोलो तो मैं अपलोड करते जाऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम, गुड नाइट।